जय हिंद प्यारे साथियों। जैसे कि आपको पता होगा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं उनसे क्या क्या साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों को बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया था, बहुत डिटेल से हम लोगों ने समझा था। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि आगे कौन कौन से स्थल हैं, वहां से क्या क्या एविडेंस मिले हैं, यानी हमारे इतिहासकारों को जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए उसमें क्या क्या साक्ष्य मिले उन स्थानों से, वह स्थान कहाँ पर थे, उन्हीं को देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे सुरकोटदा। सुरकोटदा यह स्थान है ना, ये भारत के राज्य है गुजरात। भारत के गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। विशेषताएं इसकी क्या है? दो नगर, मतलब दो दुर्गृत भागों में विभक्त है। यहाँ से दो नगर मिलते हैं, नगर को दो भागों में, यानी दुर्गकृत भागों में, यानी नगर के दो भाग हैं, दोनों क्या दुर्गकृत हैं, और उन्हीं को आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया जाता है, एक गढ़ी क्षेत्र और एक आवास क्षेत्र। आवास क्षेत्र में लोग क्या करते होंगे? रहते होंगे, पता होगा आप लोग रहते होंगे वहां पर जा करके। मानव सभ्यता जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, वहीं से मानव रहने का कोई एविडेंस मिला है। वहां से कहाँ से मिला है? ये सुरकोटदा कहाँ है? कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा कि सुरकोटदा है कहाँ, तो सुरकोटदा है कहाँ? गुजरात में स्थित है। अच्छा, यहाँ इस किस लिए फेमस है भैया सुरकोटदा? तो सुरकोटदा जो है नगर दो दुर्गृत भागों में, यहाँ के जो नगर हैं, यहाँ के जो नगर है उसको दो दुर्गृत भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला था गढ़ी क्षेत्र और दूसरा था आवासीय क्षेत्र, यानी दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, यहाँ से क्या क्या प्राप्त साक्ष्य हुए हैं? साक्ष्य बोले तो मतलब जो जमीन को खन के उत्खनन करने पर जो एविडेंस के रूप में मिली है, जैसे हड्डी मिल गई, मानव की खोपड़ी मिल गई, हाथी की खोपड़ी मिल गई, कोई पुरातात्विक पत्थर के बने औजार मिल गए, वही क्या होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं और इन्हीं स्थानों से मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कब्रिस्तान मिल गया, मानव को उसमें जलाया नहीं जाता था, बल्कि क्या करते, घर के आसपास लोग खन करके उसी में दफना देते थे, तो उसके भी एविडेंस मिले। क्योंकि जानते हैं हड्डी बहुत मजबूत होती है, उसमें कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 के माध्यम से हम हड्डी कितना हो भी, कितना हो लाख साल पुरानी हो, हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हड्डी कितनी वर्षों की पुरानी है, यानी हड्डी पड़ी है कितने साल पुरानी है, कार्बन 14 से हम पता लगा लेते हैं। तो उसी को इतिहासकार कार्बन 14 को एक हथियार की तरह यूज करते हैं। हड्डी पा जाए, मानव की खोपड़ी पा जाए, कोई पुरातात्विक ऐसे अवशेष पा जाए, उसी पर उनका विशेष ध्यान होता है जब उत्खनन होता है, क्योंकि उससे एविडेंस मालूम हो जाता है इतना साल पुराना है। तो प्राप्त साक्ष्य क्या हुआ था, यानी जो सुरकोटदा था, सुरकोटदा से क्या क्या मिला था, सुरकोटदा से क्या क्या चीजें मिली? तो सुरकोटदा से प्राप्त साक्ष्य क्या हुए? कब्रिस्तान से कलश सावधान मिले, यानी कब्रिस्तान से सोच रहे थे जहां मानव मृत अवस्था में जाता है उसको कब्रिस्तान बोलते हैं, जहां पर दफना दिया जाता है। तो जब आदमी कब्रिस्तान था तो कब्रिस्तान के नीचे लोग कलश रखते थे, क्या कलश, तो वही कलश का प्रमाण मिला, यानी कब्रिस्तान से कलश, मतलब यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में कब्रिस्तान मिले हैं। उन कब्रिस्तानों में देखा गया कि जो कब्रिस्तान थे उनके पास में कलश भी रख के धांसे गए हैं। और क्यों धांसे गए होंगे? क्योंकि उनका ये मतलब इनका पूरा अनुमान रहा होगा, ये कि लगाते होंगे अपना एक आइडिया कि आदमी मरने के बाद जाएगा तो जो उसके कलश में रखा सामान है वो जाएगा तो वहाँ उसे स्वर्ग में या मृत्यु में जाएगा तो उसके साथ ही जाएगा। इस अवधारणा को मानते हुए लोग क्या करते थे, शव के साथ कलश को भी दफनाते थे। इसका प्रमाण मिला है कहाँ से? कहाँ से मिला है? गुजरात के सुरकोटदा से मिला है, गुजरात के सुरकोटदा से इसका प्रमाण मिला है। अच्छा, और क्या मिला है? घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े की हड्डियां मिली कहाँ? गुजरात के सुरकोटदा से मिली है घोड़े की हड्डियां। और हड्डियों को अनुमान लगा लिया जाएगा कार्बन 14 के माध्यम से कितनी साल पुरानी है। माँ कब्रिस्तान से मिला है तो कब्रिस्तान में हड्डियां मिली होंगी, कलश भी मिली होंगी, इनको भी कार्बन 14 से पता लगा लेंगे कि कब्रिस्तान की जो हड्डियां कितनी साल पुरानी है। यानी घोड़े की क्या मिले हैं यहाँ से? साक्ष्य मिले हैं।
घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य मिले हैं। स्थित कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है, यानी कच्छ जिला। गुजरात में एक कच्छ जिला है। कच्छ बोले तो कच्छ जी क्या है, वहाँ दलदली चीजें होती हैं। कच्छ का रन पता होगा, यानी कच्छ एक जिला है गुजरात का, उसी में पाया जा उसी जिला में क्या है, सुरकोटदा है, वहीं से ये साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अच्छा, दूसरा स्थान क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? अभी बताओ दैमाबाद है कहाँ? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। जानते हैं दैमाबाद क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान है जो अब तक खोजा गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे दक्षिणतम स्थान दैमाबाद है। और दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है दामाबाद की? क्या क्या चीजें मिला? तो सैधव सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है, सबसे दक्षिणतम स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पॉइंट का लीजिए, स्थल का लीजिए, वो क्या है? दहमाबाद है। अच्छा, यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले होंगे, तभी तो ये मतलब फेमस में आया, इतिहास में आया, इतिहासकारों ने इसे इतिहास के पन्नों में जगह दिया दहमाबाद को, तो इसमें कोई खास बात रही होगी। वैसे तो दहमाबाद को स्थान दिया नहीं गया होगा, तो इसकी खास बात क्या थी, उसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राप्त, दहमाबाद से प्राप्त साक्ष्य क्या थे? तो दहमाबाद से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के कहाँ थी? महाराष्ट्र के दहमाबाद तक थी। कैसे थी? इसके साक्ष्यों को आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए। जैसे रथ चलाते हुए मनुष्यों के प्रमाण मिले हैं, यानी क्या है, दहमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्यों के प्रमाण मिले हैं। और ये प्रमाण मिले कि जो ये चीजें मिली है, रथ चलाते हुए मनुष्य के प्रमाण, वो सिंधु घाटी सभ्यता से लिंकअप कर रहा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो इसका टाइम पीरियड था, सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास थी, और वहां से बहुत सारी लिंकेज मिली है। इससे आधार पर हम कह सकते हैं कि दहमाबाद स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, यानी वहां से मिलता जुलता है। फिर आते हैं, यहाँ से सांड और गैंडे की आकृति मिली है, यानी यहाँ से सांड और गैंडे की क्या मिली है? आकृति भी मिली है। इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ से सांड, दहमाबाद से क्या मिली है? रथ चलाते हुए मनुष्यों का मनुष्य मिले हुए हैं, मतलब रथ चलाते हुए मनुष्य तथा सांड गैंडों की आकृति मिली है। अच्छा, फिर और क्या सच मिले हैं? तो सैंधव लिपि की मुहर मिली है। ये बहुत बड़ा एविडेंस हो जाता है, क्योंकि सौधों में लोग मुहर, जैसे मान लो इस समय डिजिटल मुहर है, जाते हो तो कोई वेरीफाई करने के लिए किसी डॉक्टर में, किसी अधिकारी के पास, तो किसी कोई लेटर पास होता है, कोई योजनाएं पास होती है, तो उसमें मुहर ठप्पा लगाया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पत्थरों की मुहर हुआ करती थी, पत्थरों से ठप्पा लगाते थे, वही ठप्पा मुहर एविडेंस के रूप में मिली, यानी सैंधव लिपि की एक मुहर मिली है। उन मुहरों को लोग क्या करते होंगे? जैसे कबीलाई राजा होगा, तो कबीलाई राजा नगर नगर के लिए वही ठप्पा लगाता होगा, मुहर लगाता होगा, तो वहां से मुहरों का प्रमाण मिले हैं। फिर मृत भांड मिले हैं तथा तस्तरी मिली है, प्याले मिले हैं। अच्छा, आप कहोगे ये मृत भांड क्या होता है, तस्तरी क्या होती है, प्याले क्या होता है? तो देखो, मृत भांड, घैला जानते हो, घैली, आज के समय में जो सुराही होता है, उस समय मृत भांड होता था। उसमें लोग क्या करते थे? उसमें मान लीजिए पानी पीने, मतलब पीने वाला पानी इकट्ठा कर लेते थे। गेहूं जौ अनाज से परिचित थे ही, तो अनाज खाने के लिए रखते थे। मृत भांड कैसे में यूज करते थे? तस्तरी भी उसी लिए करते, सामान को ले जाने, ढोने, मिट्टी को इधर से उधर करने, सामानों को इधर से उधर करने, अनाजों को इधर से उधर करने में, खाने में। प्यालों का भी प्रयोग करते होंगे, पानी को पीने, खाना को खाने में इसमें यूज करते होंगे। तो यहाँ से प्राप्त तो ये साक्ष्य आपको एविडेंस के रूप में मिल गया। अब ये है कहाँ? तो ये अब बता दिया मैंने, ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला। महाराष्ट्र में एक जिला है अहमदनगर। अहमदनगर जिले में वहीं पर है क्या? दैमाबाद। वहीं पर क्या है? दैमाबाद है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अहमदनगर, यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। कौन सी नदी है जो दैमाबाद स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पॉइंट किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी है।
प्रवरा नदी के बाएं तट पर दैमाबाद स्थित है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक, इसकी स्थिति अब आते हैं। अब आ जाएगी आपका बनावली। बनावली कहाँ पर है? बनावली को देखे हरियाणा में है। हरियाणा के कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली स्थित है। यहाँ से जो बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे, उन प्रमाणों को देखेंगे। देखिए ये बनावली है, ये कहाँ है? इंडिया में एक स्टेट हरियाणा, हरियाणा में बनावली है, बनावली में ही मिला है। तो कैसे? ये सैधव संस्कृति, जैसे इसकी विशेषताएं के बारे में बात करें कि बनावली की विशेषताएं क्या है, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो बनावली हरियाणा से मिला है। इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है? इसकी विशेषताएं ये है कि ये सैधव संस्कृति है। यानी सैधव संस्कृति बोले तो सैधव संस्कृति का मतलब ये होगा, जब पाषाण काल खत्म हो रहा था। पाषाण काल को जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जब खत्म हो रहा था, उसी में क्या ताम्र पाषाण काल आ गया, यानी पत्थर और तांबे का मानव ने पत्थर और तांबे का मिक्सअप हथियार तैयार कर लिया और जंगली जानवरों का शिकार करना उनके लिए आसान हो गया। उसी समय क्या कहे, धीरे धीरे अब कहाँ पर लोग गांव में बसने लगे, गांव में रहने लगे। जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन ताम्र पाषाण काल का नगरीय व्यवस्था नहीं था। अभी मानव पत्थरों की गुफाओं से निकलकर धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे झोपड़ियों का निर्माण कर रहा है, अभी सीख रहा है। वही क्या है, नव पाषाण काल है। और धीरे धीरे तो वही संक्रमण काल चलेगा तो ताम्र पाषाण काल आएगा। ताम्र पाषाण काल में मानव तांबा का प्रयोग कर लेगा, यानी पहली धातु, मानव ने पहली धातु प्रयोग किया, वो कौन सी धातु थी? तांबा है। कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो आपको साफ साफ लगाना है तांबा, तांबा का लगाया। अच्छा, यही ताम्र पाषाण काल यानी पत्थरों और तांबों के बीच चलता रहा मानव, और आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कर लेते हैं। यानी जब जब ताम्र पाषाण काल चल रहा था, ताम्र पाषाण काल खत्म होने वाला था, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होने वाली थी, उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्राक सैधव, यानी प्राक सैधव सभ्यता, यानी प्राक सैधव, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट पहले वाली जो सैधव संस्कृति थी उसे प्राक सैधव कहते हैं। यानी अभी सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास की प्रकाष्ठा पर नहीं पहुंची है। सिंधु घाटी सभ्यता अभी अपनी विकास की अपने विकास की बुलंदियों तक नहीं पहुंची है। उससे पहले टाइम पीरियड, उससे पहले वाले टाइम पीरियड को प्राक सैधव सभ्यता कहते हैं, यानी प्राक सैधव कहते हैं। अच्छा, सैधव संस्कृति 3 स्तरों में प्राप्त की, यानी 3 स्तरों में बांटा गया। तो पहला तो देख लिए, जब ताम्र पाषाण काल खत्म होने को था, सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे प्रारंभ हो रही थी, उसी काल को प्राक सैधव कहते हैं। अच्छा, जब सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली विकसित हो गई, अपने विकास की चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई, उसको कहते हैं विकसित सैधव सभ्यता। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास की प्रकाष्ठा को आकाश की बुलंदियों तक लहरा रही थी, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे विकसित सैधव सभ्यता। अच्छा, जब सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो रही है और क्या वैदिक काल की शुरुआत होने ही वाली है, मानी क्या है, जहां सैधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे हांस की तरफ बढ़ रही है और मध्य एशिया से आर्य आ जाएंगे, वहां पर वैदिक सभ्यता का धीरे धीरे निर्माण हो रहा होगा, उसी टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, उत्तर वैदिक काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का टाइम पीरियड। यानी सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो रही है और वैदिक सभ्यता धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उसी टाइम पीरियड को कहेंगे उत्तर सैधव सभ्यता। अच्छा, अब क्या है, इसकी विशेषताएं और देखें तो नगरों को तारांकित भागों में विभाजित करती है। यानी इसकी विशेषता, एक खास विशेषता है कि नगरों को तारांकित भागों में विभाजित करती है। कौन करती है? तो ये सड़कें करती है,
क्योंकि उस समय की सड़कें क्या थी, पक्की सड़कें हुआ करती थी। नगर नियोजन व्यवस्था इतना प्रकाष्ठा था कि अंग्रेज देखकर भौचक्के रह गए कि हम लोग कहते हैं कि भारत को हमने डेवलप किया, लेकिन भारत का जो 3-4 हजार वर्ष पहले से नगरीय व्यवस्था थी, ये तो दुनिया की सबसे नगरीय व्यवस्था थी। यानी भारत के लोग तो पहले से ही नगरों में निवास करते थे, भारत के लोग पहले से ही डेवलप थे। तो ये अंग्रेज देखकर भौचक्का खा जाते हैं कि कैसे भारत के पूर्वज इतने पहले नगरीय हो गए थे, जब हम लोग को आता पता भी नहीं था। हम लोग घरों में कैसे रहा जाता है उसका पता नहीं था, क्योंकि उस समय नील नदी की सभ्यता, यानी नील नदी की सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता कह सकते हैं, जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता देख सकते हैं, और जो दजला और फरात नदी वो इराक में बसी है। और चीन की सभ्यता देख सकते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास की प्रकाष्ठा को आकाश की बुलंदियों तक लहरा रही थी, उसी समय नील नदी में एक मिस्र की सभ्यता प्रारंभ हो चुकी थी। और इराक में दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकास की प्रकाष्ठा को छूने ही वाली थी। लेकिन उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कब की छू चुकी थी, यानी कब की विकास की प्रकाष्ठा को छू चुकी थी। और ये देखकर ये माना जाता है, कुछ एविडेंस मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग और मिस्र की सभ्यता के लोग आपस में ट्रेड करते थे, यानी आपस में एक वस्तु का दूसरी वस्तु का व्यापार भी करते थे। ठीक, तो ये तो सड़कों की सड़कें के बारे में देख लिया। अब आते हैं, ये क्या था, बनावली जो हरियाणा से मिला है, इसके बारे में आपने देखा। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या है, साक्ष्यों को एक बार देख लेते हैं। इसको जूम कर लेता हूँ, आपको आसानी होगी। क्यों, यहाँ देखिए प्राप्त साक्ष्य क्या है, यानी प्राप्त साक्ष्य क्या होंगे, तो लाजवर्द क्या होता है, लाजवर्द और कार्नेलियन के मन के मिले थे। एक विशेष प्रकार के ये क्या थे, एक मिट्टी होती है जिससे क्या मन के बनाते थे, यानी लाजवर्द और कार्नेलियन से क्या बने थे, मटके बने थे। इसका एविडेंस मिला है बनावली से, जो हरियाणा में स्थित है। यानी हमारे पूर्वज यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाजवर्द और कार्नेलियन के मटके बनाते थे, इसका प्रमाण हरियाणा के बनावली से मिला है। हरियाणा जैसे खुदाई हुई होगी, खुदाई में मनके मिले होंगे, मनकों का जब टाइम पीरियड का पता लगाया होगा तो पता चला होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की है, तो इसको क्या कर दिया है, हरियाणा के बनावली से मिला सिंधु घाटी सभ्यता का प्राथमिक अवशेष। उसमें क्या है, मनके हैं, और मनके बने किसके हैं, लाजवर्द के, कार्नेलियन के बने हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ से और क्या साक्ष्य मिले हैं, तो हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, यानी हल के आकृति के खिलौने मिले हैं। तो भाई हल की आकृति के खिलौने हैं, तो हल रहे होंगे तभी तो उसी के नकल करके खिलौने बने होंगे। यानी यहाँ पर मिट्टी के जोतने वाले हल के प्रमाण मिले हैं, यानी हल के जो मिट्टी में बैल से जोते जाते हैं, मिट्टी को खोदी जाती है बोने के लिए फसलों को, वहाँ हल के खिलौने मिले हैं। अफकोर्स बात है, जो वहाँ पर हर का प्रयोग होता होगा, हल का किसान करते होंगे मिट्टी को खोदने के लिए, क्योंकि उस समय गेहूं और जौ का खोज हो चुका था, लोग उगाते थे। तो इसकी खुदाई करने के लिए, मिट्टी की खुदाई करने के लिए, जुताई करने के लिए, मड़ाई करने के लिए हल की आवश्यकता हुई होगी, तो इसी हल का प्रयोग करते होंगे। और इसका प्रमाण कहाँ मिला है, हरियाणा के बनौली से मिला है। अच्छा, और यहाँ से बनावली से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो बनावली से आपका तांबे का बाणाग्र मिला है, तांबे का बाणाग्र मिला है, यानी तांबा का क्या मिला, बाणाग्र, यानी बणवा नहीं रखते सब पीठे पीछवा, पीठ के पीछे बाण रखते थे तो धनुष से चलाते थे, वही क्या मिले, तांबे के बाणाग्र मिले हैं यहाँ से बनावली से, इसके अवशेष मिले हैं। अच्छा, आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो कांस्ययुगीन थे ना, ये कांसा कभी, हाँ ये टीन की खोज कर चुके थे, तो ये तांबे और क्या करते थे, तांबे और टीन को मिलाकर बना लिए कांसा और कठोर धातु, तो इनको फसलों को जोतने में और आसानी हो गई। समझ में आया। अच्छा, और क्या मिले बनावली से सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, तो मुहरे और बटखरे मिले हैं। बटखरा जानते हो, नाप तौल के काम आता है,
तो बटखरे मिले, मुहरे मिले। मुहरे क्या होता है? ठप्पा लगाना, यानी किसी व्यापार करना, एक गांव से दूसरे गांव ट्रेड करना, तो ठप्पा लगता था कि हाँ ये हमारे गांव का है, हमने ये काबिलिये का राजा ने, ये राजा ने, ये गांव के मुखिया ने इसको क्या किया? अप्रूवल दिया है, इसे मान्यता दिया है। ये आज करके अधिकारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं, कोर्ट कचहरी में होता है, मुहरे का प्रयोग होता है। अच्छा, बटखरे का उपयोग सामान को तौलने के लिए किया जाता है, इसमें तो आप समझ सकते हैं। स्थिति क्या है तो बता दिया मैंने। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है क्या? बनावली स्थित है। ठीक है, बनावली से क्या क्या साथ मिले। अब आ जाते हैं हम रोपड़ पे। रोपड़, अब रोपड़ है कहाँ? रोपड़ है आपका पंजाब में, भारत का एक स्टेट है पंजाब, उसी में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो रोपड़ को देखेंगे। ये है रोपड़, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यहाँ से क्या क्या मिले हैं रोपड़ से? तो आधुनिक नाम इसका, रोपड़ का आधुनिक नाम देखो, रोपड़ था पहले, इसका आधुनिक नाम रूपनगर कर दिया गया है, ठीक ना। यानी रोपड़ का ही आधुनिक नाम रूपनगर हो गया, रोपड़ से रूप कर दिया। क्या बात है। तो यहाँ से क्या एविडेंस मिले हैं, प्राप्त साक्ष्य क्या मिले हैं? तो रोपड़ से साक्ष्य मिले हैं, सेल खंडी की मुहर मिली है, सेल खंडी की मुहर मिली है। मुहर बताया मैंने क्या होता है। चर्ट के बटखरे मिले हैं, चर्ट के बटखरे, बटखरों का यूज कहाँ होता है आप जान सकते हैं, नापतौल में होता था। तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी मिली है। तांबे के बाड़ाग्र का मतलब, बाड़ाग्र का मतलब समझ रहे हैं? जो पीठ के पीछे लगाया जाता है और तीर को उसी में रखा जाता है और कमान से तीर को छोड़ा जाता है, यानी तांबे के बाड़ाग्र, हमने बाण को उसी में क्या करते थे सब, बाण को उसी में रखते थे सब। तो बाण को रख करके जंगली जानवरों का शिकार करना है, तो क्या जंगली जानवर से अपने को रक्षा करना है, तो ये क्या करेंगे? बाणाग्र का प्रयोग करते थे। तो धनुष के माध्यम से उसे जंगली जानवरों पर वार करते थे, अपना सेफ्टी के लिए रखते थे। कुल्हाड़ी क्या होती है? कुल्हाड़ी पेड़ों को काटने में, फसलों को उगाने में, जो जंगलों को साफ करने में कुल्हाड़ी इनकी बहुत मददगार साबित होती है। और कुल्हाड़ी की मदद से जंगली जानवरों का शिकार भी करते होंगे, कुल्हाड़ी की मदद से जंगली जानवरों को मार के खाते भी होंगे, ये सब करते होंगे, बड़ी बात थोड़ी ना है। कुल्हाड़ी है तो करेंगे नहीं, कुल्हाड़ी तो इसका प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को आप देखेंगे, ये कुल्हाड़ी का जम के प्रयोग किए, कुल्हाड़ी से जम के जानवरों का सिर को उधेड़ा, इन्होंने काटा होगा, बहुत बारीकी से काट काट के खाए होंगे सब ये। क्योंकि उस समय मतलब ये कृषि करना जान गए थे, लेकिन मांसाहारी भी थे उस समय, मतलब मांस भी खाते थे, और कृषि का भी मतलब ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के प्रमाण पाए जाते हैं यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। अच्छा, ये है रोपड़। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य में मृत भांड और छुरा मिला है। अच्छा, छुरा जानते हैं? छुरा जो बाल बनाने के काम आता है। तो ये थोड़ी ना बाल बनाते होंगे, ये जानवरों को खालों को उधेड़ने का भी काम करते होंगे सब। ये छुरा मिला तो हो सकता है जानवरों को मार के लाते होंगे, ऊपर की चमड़ी को छीलने में छुरा का प्रयोग करते होंगे। क्या करते होंगे इसका प्रमाण? छुरा मिला तो करते ही होंगे कुछ। मृत भांड मिला, मृत भांड में क्या है? मृत भांड में वही मिट्टी का कोई बर्तन है जिसमें मांस को रखते हैं, मतलब अपने खाने पीने की चीजें उसमें रखते होंगे मृत भांड में। हाँ, और छुरा मिला तो छुरा को मैंने बताया उसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सब्जियों को काटने में भी यूज करते होंगे, जंगली जानवरों को मारने में और उनको चमड़ी को उधेड़ने में काम करते होंगे सब ये छुरा का। अच्छा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने जाने का प्रमाण भी मिला है। यानी रोपड़ से देखिए, रोपड़ में क्या मिला है? मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले। यानी मान लीजिए मालिक का एक कुत्ता है, मालिक मर गया तो उस कुत्ते को भी उसी के साथ दफना दिया गया होगा, उसी का प्रमाण इस समय मिला है। यानी उत्खनन हुआ होगा, खनन हुआ होगा, तो मानव कंकाल के बगल में क्या मिला होगा? मतलब मानव कंकाल है ये, है, इसके बगल में एक डॉगी का अवशेष मिला होगा। तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, रोपड़ से। ठीक है, स्थिति रोपड़ की क्या है? तो भारत के पंजाब प्रांत में क्या है? रोपड़ स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के बाएं तट पर रोपड़ स्थित है। रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, पंजाब जो भारत का एक स्टेट है। ठीक, अब आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो बताते चलो। हाँ, तो अब यहाँ कमेंट भी भरते जाओ, कमेंट में करते जाओ। अब
कमेंट में आप कमेंट करते जाओ, पूछते जाओ, कोई दिक्कत हो तो। यहाँ देखो, ये क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यानी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कैसे दिया, अब देखिए इन स्थलों को आप पढ़ चुके हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन मेन स्थल है, महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, वही क्वेश्चन है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जूम कर लेंगे तो आसानी हुई ना आपको देखने में। जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये स्थल हो गए, ये प्राप्त साक्ष्य हो गए। ये बालाकोट कहाँ है, अरे बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कभी भूलेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक समझ रहे हैं, तो वही बालाकोट में एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी है। बालाकोट से क्या मिले, सीपी से बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले। सीपी से बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले। आप कहेंगे अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता की औरतें क्या करती थी, चूड़ियां पहनती थी? बिल्कुल पहनती थी, क्योंकि उसके अवशेष मिले हुए हैं। चूड़िया किसकी बनी हुई थी, तो चूड़िया सीपी की बनी हुई थी। कभी कभी पूछ देता है सिंधु घाटी सभ्यता की चूड़ियां जो महिलाएं पहनती तो किस चीज की बनी थी, तो सीपी की बनी थी। चूड़ियों के टुकड़े का प्रमाण मिले है, कहाँ से मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बालाकोट। बालाकोट जो पाकिस्तान में है, खैबर पख्तूनवा है। खैबर पख्तूनवा एक प्रांत है पाकिस्तान का, कहा है खैबर पख्तूनवा में, वही बालाकोट है। बालाकोट में ही मिला है, सीपी से बनी चूड़ियों के टुकड़े के प्रमाण मिले हैं, ठीक ना। वैसे तोड़ने, भारतीय सेना ने बालाकोट को तोड़ने का काम तो किया था एयर स्ट्राइक में, खूब तोड़ा, और वहां से चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं, ठीक ना। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। मांडा कहाँ, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, कांच से निर्मित पेचदार पिन मिला। कांच से निर्मित पेचदार पिन। अब देखिए कहाँ से आ गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टीना का खोज कर लिए थे, टीन का, तो टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बना लिए, जो कठोर धातु है। इसका प्रमाण कहाँ मिला, कांसा से निर्मित पेचदार पिन मिला है मांडा से। मांडा के यहाँ है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर नौसारो, नौसारो कहाँ है, ये गुजरात में, नौसारो गुजरात में है। यहाँ से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले। यानी दुनिया में कहें, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी अवशेष प्राप्त हुए, उसे सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल था नौसारो, जो गुजरात में है। वहां से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रथम प्रमाण मिलते हैं। इससे मालूम चलता है कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के औरतें भी सिंदूर का प्रयोग किया करती थी, क्योंकि इसका प्रमाण मिल चुका है इतिहासकारों को, और इतिहासकारों ने इसीलिए इतिहास में इसको जगह दिया होगा। नौशेरा, गुजरात के नौशेरा से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं, इसे इतिहासकारों ने दर्ज किया है। फिर रंगपुर होता है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में ही रंगपुर है। गुजरात में क्या है, गुजरात में रंगपुर है। रंगपुर से क्या मिला साथ, तो धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण, यानी धान जानते हो ना, धान कूटते हैं तो चावल निकलता है, चावल का ही क्या बनता है, चावल बनता है, तब खाते हैं। तो वहीं से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से, गुजरात के रंगपुर से मिले हैं। अच्छा, अब आते हैं लोथल। कहाँ, लोथल जो गुजरात का है, कौन नहीं जानेगा। सब यहाँ पर क्या है, शिपयार्ड मिला, यानी बंदरगाह मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बंदरगाह के प्रयोग करते थे क्या, क्या वो नावों से परिचित थे क्या, क्या वो नावों के माध्यम से व्यापार करते थे क्या, जी हाँ करते थे। अगर आपको नहीं पता तो मोहनजोदाड़ो नामक एक फिल्म बनी है, जिसमें ऋतिक रोशन हीरो बना है, और उसमें नाव का प्रयोग किया गया है, यानी नाव का प्रयोग किया गया, देखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिपयार्ड, बंदरगाह का यूज करते थे। अब बंदरगाह कहाँ से मिला, गुजरात के लोथल से मिला है। यहाँ से ये भी प्रमाण मिला है कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ से व्यापार करने के लिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पास आते थे। क्यों, क्योंकि इसका एविडेंस वहाँ की मुहरें मिली है, सेम सेम जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है, मिस्र की सभ्यता में मिली है, वही मुहरें भारत में क्या कर रही थी, यानी भारत के लोग वहां से आके व्यापार करते होंगे, तभी तो मिली होगी। तो जी हाँ, व्यापार करते थे, इसका प्रमाण लोथल से मिल चुका है। यानी सबसे प्राचीन बंदरगाह मिला लोथल से, जो गुजरात में। तो यहाँ से लोथल से क्या मिला, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले, यानी वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले, कहाँ से, लोथल से, जो गुजरात में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। यहाँ से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, समझ रहे हैं ना, कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य में प्रमाण क्या मिला है,
तो ताम्र मूर्तियां मिली है, ताम्र मूर्तियां मिली हैं यहाँ पर, समझ लीजिए। तामा का प्रयोग तो ताम्र पाषाण काल था, हाँ, तो ताम्र पाषाण काल में ही तामा का प्रयोग कर लिया था। अब धीरे धीरे मानव ने कांसा का प्रयोग कर लिया होगा। तो इसी कालीबंगा से ताम्र मूर्ति मिली है। हाँ, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में, वहां से ताम्र की मूर्ति का अवशेष मिले। बाकी सारे स्थलों को जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये बालाकोट, मान लो ये मांडा, लोथल, कालीबंगा, ये सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। एग्जाम के दृष्टि से जो है उसको बताने की कोशिश करें, बाकी मैंने पूरा समझा दिया। आपको चाहो तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो, पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कोशिश नहीं, पूरा कोशिश किया मैंने, आपको पूरी तरह समझ में आएगा, जाके देखना। ये क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा से क्या मिला है? एक हड़प्पा को भी मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, जाके देखिए, वीडियो पढ़ी है। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक, देखिए यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसका मैं डिटेल चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो एक ही काम को दो बार करना ये शोभा नहीं देता, आप जाकर देखिए उसको। हड़प्पा क्या? हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति से दिखाया गया, जो हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, और डायरेक्टली पूछ सकता है। एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति को प्रमाणित किया गया, यानी इतिहासकारों ने इसे प्रमाणित किया है हड़प्पा से। फिर आ जाते हैं हुलास। हुलास कहाँ? हुलास भी गुजरात में है, और ऐसे सैधव लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है। सौधव लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में एक मिला होगा लिपि युक्त एक ठप्पा मिला। ठप्पा मैंने बोले तो मोहर मिला होगा। हाँ, हुलासा जो गुजरात में। सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, सुतकांगेडोर, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम पॉइंट है। सुतकांगेडोर, यहाँ से क्या मिला है? सुतकांगेडोर से, सुतकांगेडोर को भी मैंने मैप के माध्यम से पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ देखिए, सुतकांगेडोर से क्या मिला है? मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आप बोले तो कहो मिट्टी की चूड़ियां यार फूट नहीं जाती होगी? मिट्टी की चूड़ियों को बाकायदा वो मिट्टी की चूड़ियों को बाकायदा वे भट्टी में डाल के पका डाले थे, पका के पेंट किए होंगे सब, तो इसीलिए तो फूटती नहीं होगी। आप फूटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मिली तो है अवशेष ना इतिहासकारों को। अच्छा, मोहनजोदाड़ो नाम पर एक मूवी बनी है, बार बार कर रहा हूँ कि मूवी अब देख लीजिए। मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की मूवी है, शायद आप देखे भी होंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे मोहनजोदाड़ो देखे भी होंगे। वो देखेंगे कि वहाँ पर नाव का प्रयोग कितना बेबाकी से किया जाता है, यानी नाव के प्रयोग से बहुत अच्छे से लोग परिचित हो गए हैं। अब देखिए मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? संयुक्त पशु मूर्ति मिली है। संयुक्त यानी संयुक्त माने बहुत सारी एक ही जगह से पशु मूर्ति मिली है। संयुक्त माने एक ही में मिली है, संयुक्त एक ही में पशु मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अब क्या पशु मूर्ति मिली है ना, तो पशु मूर्ति संयुक्त रूप में है, तो इसमें क्या क्या है देख लेंगे। देखिए पशु मूर्ति है, ये पशु मूर्ति है, तो पशु मूर्ति संयुक्त मतलब मोहनजोदाड़ो से संयुक्त मूर्ति मिली है। संयुक्त में इसको दो भागों में कर दिया, एक भाग का नाम क्या है? शरीर, और एक है मस्तिष्क, यानी संयुक्त मूर्ति मतलब एक शरीर और एक मस्तक। आप देखिए, जैसे भेड़ का क्या मिला है? भेड़ का शरीर मिला है, शरीर, भेड़ का शरीर मिला है, और सूंडदार हाथी के भी मस्तक मिले हैं। आ रहा है, सूंडदार हाथी की क्या मिली? यहाँ से मस्तक मिले हैं। कहाँ से? यही से। देखिए संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, जिसका शरीर भेड़ का है और मस्तक सूंडदार हाथी का है, इसका प्रमाण मिला है। अब परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट, मैं जूम करता हूँ पहले, ठीक ना, आपको अच्छे से दिखे। परीक्षा की दृष्टि से एकदम अति महत्वपूर्ण है, इसमें छोड़ने वाली कोई चीजें नहीं है, यानी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑल इन वन, कोई एग्जाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं एग्जाम दे रहे हैं, वहां से एक क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहला क्या?
कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। बिल्कुल कपास, क्योंकि गीली मिट्टी पर कपड़े पसारने का साक्ष्य मिला है। अब कहोगे अच्छा गीली मिट्टी है पसारेगा तो कैसे साक्ष्य मिलेगा, कपड़ा सड़ नहीं जाएगा? नहीं, कपड़ा तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन मिट्टी पर जो कपड़ा डाला था ना कपास वाला, वो मिट्टी पर छप गया था, और छप गया था उसी मिट्टी को सब क्या कहते, पका दिए थे, और पका दिए तो मिट्टी पत्थर का रूप ले लेगी, पका दिए थे, उसी मिट्टी का सछवा मिला है, साक्ष्य मिला है, और साक्ष्य मिला है तो उसी से प्रमाणित हो जाएगा। हाँ, पहले लोग कपड़ा का भी, सिंधु घाटी सभ्यता वाले कपड़ा का भी क्या करते थे, उत्पादन करते थे, तभी तो कपास की खेती करते थे, कपास से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था, जो जिसका प्रमाण भी मिलता है। अच्छा, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चर्चा कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर वही क्वेश्चन ला रहे हैं। सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय, देखिए ये क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। अच्छा, के द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। अच्छा, कहेंगे ये लाइन समझ में आएगी, क्योंकि सौंधव सभ्यता के लोग थे तो क्रय विक्रय और वस्तुओं का विनिमय द्वारा करते थे। अब क्रय विक्रय, मान लीजिए मुद्रा नहीं था, जैसे 1 रुपया 2 रुपया, चाइना का युआन हो गया, भारत का रुपया हो गया है, अमेरिका का डॉलर हो गया, चाइना का युआन हो गया, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या रेनमिनबी, चाइना का रेनमिनबी हो गया, और इजराइल का सेनेगल हो गया, फिर रसिया का रूबल हो गया, ये सारी मुद्रा है। लेकिन उस समय मुद्रा प्रचलन में थी नहीं, तो व्यापार लोग कैसे करेंगे, मतलब पैसा कैसे देंगे, पैसा था ही नहीं, पैसा क्या होता है लोग जानते ही नहीं थे, तो उस समय पैसा का निर्माण हुआ ही था। तो लोग क्या करते थे, मान लो अब 1 बोरा अनाज अपने पड़ोसी को दे दी, तो पड़ोसी जब उसको होता था तो 1 बोरा अनाज आपको लौटा देता था। तो इस तरह वस्तुओं के लेन देन में आपस में एक्सपोर्ट थे, वही लेन देन करते थे, ट्रेड करते थे, एक वस्तु दूसरे को देते थे, दूसरी वस्तु अपने आवश्यकता अनुसार अपने लेते थे। इसी को वस्तु विनिमय द्वारा क्या करते थे, सौदा सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन था ही नहीं। जब सिक्के नहीं थे तो वस्तुओं के लेन देन से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, आजकल भी देखेंगे लोग घरों के आसपास जो लोग रहते हैं पड़ोसी, वो क्या करते हैं, लेन देन सामानों को करते हैं। मान लीजिए कोई सामान दिया, फिर आप उतना ही सामान और रिटर्न कर लिए। तो ये चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से होती चली आ रही हैं, और अभी भी हमारे समाज में से होती हैं। तो हमारे देश की संस्कृति जो अभी बची हुई, इस पर गर्व करने की बात है, मान सम्मान की बात है। अच्छा, अब क्या, अब सैंधव सभ्यता के बाट मुख्यतः घनकार थे। ये देखिए पूछ सकता है, सैंधव सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बाट थे, जो नाप तोल के, वो किस आकार के थे, तो घनाकार थे। क्या थे, घनाकार थे। अब घन कैसे होगा भाई, तो घन बना लो, ऐसे घनाकार रहे होंगे, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता के, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो थे बाट तो जो थे घनकार थे, घनाकार। अच्छा, मेहू मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई थी। हाँ, जो गुजरात में है, मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई थी, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ो। धातु मूर्ति लुप्त मोम और मधु मधुशिष्ट विधि से बनाई जाती थी। धातु मूर्ति यानी जो धातु की मूर्तियां थी, धातु मूर्तियां कैसे बनाई जाती है, लुप्त मोम यानी लुप्त मोम से बनाई जाएगी, या मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थी, मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थी। हाँ, या क्या होती, मतलब 2 विधियां थी, धातु मूर्ति लुप्त मोम से बनाई जाएगी, या तो मधुशिष्ट विधि से बनाई जाएगी। अच्छा, सर्वप्रथम सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मृण मूर्तियां सबसे ज्यादा किनकी प्राप्त हुई है, पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। इससे प्रमाणित होता है कि लोग पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, यानी नेचर से जुड़ाव रखते थे, यानी चिड़िया से बहुत लोग प्रेम करते थे।
क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक मुहरे सेलखंडी की बनी है। सर्वाधिक मुहरे किसकी बनी है? सेलखंडी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मुहरे बनी है वो मुहरे किस चीज की बनी है? तो वो सेलखंडी से बनी है, सेलखंडी से बनी है। ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सिंह बैल, यानी सिंह बैला के एक सिंह रहता था, यानी एक सिंगी बैल, यानी श्रृंगी, एक श्रृंगीय बैल का, तथा उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। अच्छा, सिंधु सभ्यता की मुहरों पर, भाई मुहर है तो कोई सिंबल रहेगा ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरे पर सर्वाधिक अंकन एक सिंगरी बैल का, यानी एक सिंग वाले बैल का अंकन है, और उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है, कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर बनी थी उसी पर इसको छापते थे, तो सर्वाधिक का एक सिंग वाले बैले का है, और सेकंड तो है उसका क्या है, कुबड़ वाले बैल का है। यही दो मुहरों पर छाए रहते थे, कुबड़ वाले बैल और एक सिंगरी। कुबड़ वाले बैल यानी कुबड़ वाले बैल और एक सिंगरी बैल सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर छाए रहते थे, सब दबदबा बनाए रहते थे सब। अब आते हैं आपका, इस काल में मुख्य खेल पासा था। इस काल में प्रमुख खेल पासा था। ठीक ना। पासा देख रहे हैं ना, महाभारत हुई थी, पासा में हार जाने के बाद महाभारत हुई थी। पासा ने क्या किया था? पासा ने बहुत पासा पलट दिया था और महाभारत हो गई थी पासा को खेल में। तो पासा एक स्टैंडर्ड पासा होता है, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। ठीक ना। तो मानक पासा में मत पढ़ना, मानक पासा उसका हमेशा बदलता रहता है, क्या है मालूम नहीं चलता। तो महाभारत का पासा न मत खेलना, नहीं तो बिक जाओगे। ये जुआ आज के टाइम में यही जुआ होता है। ठीक ना। तो उस समय के लोग क्या करते थे, पासा खेल था उस समय, पासा क्या था उनका सबसे महत्वपूर्ण खेल था। तो आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे मैंने देखा, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और पिछले वीडियो में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो प्लीज वो वीडियो जरूर जाके देखिए, आपके ज्ञान का विन्यास बहुत हाई लेवल पर डेवलप होगा, आपके ज्ञान के विन्यास को बढ़ेगा। अति प्रतिभावान मस्तिष्क में आप सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को बढ़ा पाएंगे, देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।